हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर के बारे में। जो हिंदी का सिलेबस है आपका, और हिंदी के सिलेबस का टॉपिक क्या है आपका, कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो आपका सब्जेक्ट है कार्यालय हिंदी एवं जो पेपर का नेम आपके है हिंदी सिलेबस के, वो क्या है, कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर है। तो आज हम हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी मददगार होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ आवाज़ें होंगी जो आएंगी, तो आप सभी उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्मी चल रही है इस वक्त और बिना फ़ैन के वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। मैं फ़ैन ऑन करके वीडियो बना रही हूँ, तो फ़ैन की जो आवाज़ है वो आप सभी तक आ रही होंगी अगर, तो आप सभी उनको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ सकता है। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आपसे पहला प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे ये पूछता है कि कार्यालय हिंदी का परिभाषा बताइए। यानी कि जो हमारा सिलेबस पेपर का नेम है वही हमारा उठा के पूछ लिया क्वेश्चन कि कार्यालय हिंदी का परिभाषा दीजिए। तो हमारा कार्यालय हिंदी क्या होता है? कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों में प्रशासनिक, विधिक, व्यावसायिक एवं संप्रेषण कार्यों में औपचारिक रूप से किया जाता है। यानी कि इसका संक्षिप्त में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की कार्यालय हिंदी जो हमारा होता है वो कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, व्यवसायिक एवं संप्रेषण कार्यों के लिए औपचारिक रूप से किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्यालय हिंदी बोलते हैं। इसका परिभाषा आप सब ये लिख सकते हैं। अगली देखिए, हम इसके दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी की विशेषताएं इसका पूछा जा सकता है आप सभी से प्रश्न कि कार्यालय हिंदी जो है हमारा, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो इसका जो है आप सभी अगर टॉपिक वाइज करके लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा। जो हमारा क्या होता है, इसकी पहली विशेषताएं, कार्यालय हिंदी की पहली विशेषताएं ये है कि ये हमें क्या करता है, सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा प्रदान करता है, ताकि ये सभी कर्मचारी आसानी से समझ सके। यानी कि जब हमारा भाषा सरल होगा तो कार्यालय यानी कार्यों में हिंदी का यूज़ किया जाएगा, उसे ही कहेंगे कार्यालय हिंदी। तो इस हिंदी का उपयोग इस तरीके से किया जाएगा कि कार्यालयों में जो सभी कर्मचारी हैं उनको ये भाषा आसानी से समझ आ सके। सेकेंड है आपका औपचारिक शैली। औपचारिक शैली ये जो है ये भाषा में विनम्रता, आदर और मर्यादा रखती है। यानी कि दूसरी विशेषता ये है आपकी कि औपचारिक शैली होती है। औपचारिक शैली यानी कि भाषा में विनम्रता रखती है और आदर और मर्यादा रखती है। तो ये आपका सेकेंड विशेषता हो गया। थर्ड क्या है, तकनीकी एवं प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग। यानी कि तकनीकी और प्रशासनिक जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिवेदन, ज्ञापन, आवेदन पत्र, आदेश पत्र आदि। यानी कि ये सभी जो भाषा है ये किस में प्रयोग की जाती है, आवेदन पत्र लिखने में, आदेश पत्र लिखने में इत्यादि प्रश्नों को लेखन को लिखने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। फोर्थ क्या है, अनुवाद योग्य। यानी कि ये जो भाषा है आपकी अक्सर अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद करने में उपयोग की जाती है। यानी कि इस भाषा को हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ये आपकी टोटल 4 विशेषताएं थी, और यहाँ पर आपकी ये क्या थी, ये परिभाषाएं।
तो स्टूडेंट्स, आपके ये जो है ये आपकी परिभाषा है और ये आपकी विशेषताएं हैं। तो इतना आप सभी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ये प्रश्न आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो या तो 2 मार्क्स में पूछे या तो 5 मार्क्स में पूछे, तो आप सभी ये इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते। यहाँ पर देखिए इसका एक और है कि यहाँ पर कार्यालयीय हिंदी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। यानी कि ये आपसे एग्ज़ाम में इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो क्या है उद्देश्य? प्रशासन में हिंदी का प्रचार प्रसार, यानी कि जो प्रशासन होता है उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर सेकंड क्या है आपका? सेकंड है इसमें देखिए कि सरल और सुगम भाषा के माध्यम से संप्रेषण करना। इसका सेकेंड उद्देश्य ये सरल भाषा का संप्रेषण करना होता है। थर्ड उद्देश्य क्या है इसका? हिंदी को कार्यात्मक भाषा बनाना, यानी कि ये जो कार्यालयीय हिंदी है ये हिंदी भाषा को जो हिंदी भाषा होता है उसको सरल बनाता है। तो यहाँ पर चौथा है आपका बाहरी और आंतरिक संचार हिंदी में हो, यानी कि जो हमारा बाहरी और आंतरिक संचार यानी बोलने का तरीका हो वो हिंदी में हो, इसको ये बढ़ावा देता है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। पांचवा का है अनुवाद की आवश्यकता को कम करना, यानी कि अनुवाद जो हमारा होता है अंग्रेजी, यहाँ पर देखिए हिंदी में काम होने से बार बार अंग्रेजी से अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि यदि हम हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो हमें, यदि हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करेंगे कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें अंग्रेजी में बार बार अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब आपके हो गए यहाँ पर कार्यालयीय हिंदी के प्रमुख उद्देश्य, यानी कि ये सभी आपके उद्देश्य हो गए हैं। तो यहाँ तक आपके टॉपिक क्लियर होते हैं गाइस। तो अगली टॉपिक पे हम चलते हैं। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक क्या है कि पारभाषिक शब्दावली यहाँ पर रहेगा, या शब्दावली की परिभाषा लिखिए। यानी आपकी एग्जाम पेपर में पूछ सकता है आपसे कि पारभाषिक शब्दावली की परिभाषा लिखिए। तो आप सभी इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। पारभाषिक शब्दावली वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं या जिनका प्रयोग एक भाषा से दूसरी भाषा में करते समय बिना अनुवाद के भी समझा जा सकता है। ये होता है हमारा पारभाषिक शब्दावली। तो यहाँ आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। और काफ़ी कम टाइम है आप सभी के पास। 18 को आप सभी का एग्ज़ाम है, उससे पहले आप सभी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, या जिसके पास टाइम नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेके अपना अच्छे से तैयार कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी वैसे पे भी, क्योंकि सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगली यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएँ क्या है। पारभाषिक शब्दावली की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो विशेषताएं पे हम देखते हैं। ये शब्द अक्सर वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक या वैश्विक संचार में संबंधित होते हैं। यहाँ पर सेकंड क्या है, इनका मूल अक्सर अंग्रेजी, लैटिन या संस्कृत में होता है। अक्षर क्या होता है इसका? ये शब्द हिंदी में भी प्रयोग होते हैं बिना किसी विशेष भाषाई परिवर्तन के, यानी कि ये शब्द हिंदी में भी प्रयोग हो सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। अगले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। संक्षेपण की परिभाषा लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं जितने टॉपिक बताऊंगी आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये सभी टॉपिक को अवश्य पढ़ के जाइएगा ताकि आपके 75 में से 70 मार्क्स तो ज़रूर आएँ। ओके गाइस, तो चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं हम। संक्षेपण की परिभाषा लिखिए। तो संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े, विस्तृत या जटिल लेख, कहानी, सूचना, विचार को
उसके मूल अर्थ को बनाए रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी संक्षेपण। संक्षेपण से भी आप सभी समझिए कि संक्षेपण यानी संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा। समझ गए आप लोग? यानी कि छोटा, किसी भी लेखन को, पत्र को हम किसी छोटी भाषा में प्रस्तुत करते हैं, वही क्या होता है, हमारा संक्षेपण होता है। तो संक्षेपण की विशेषताएं देखते हैं गाइस, क्या होता है। विशेषताएं पे देखिए क्या होता है। पहली विशेषता आपकी है मूल भाव या विचार बना रहता है। संक्षिप्त में बोलने से मूल भाव विचार बना रहता है। फालतू विवरण, उदाहरण, दोहराव हटाए जाते हैं। यानी कि फालतू के विवरण, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। भाषा सरल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है और सीधा हो जाता है। इस भाषा की विशेषता क्या है, संक्षेपण की विशेषताएं क्या है कि लक्ष्य पाठक को कम समय में अधिक जानकारी देना। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण पे हम चलते हैं। उदाहरण हम लिख सकते हैं, देखिए पूर्ण वाक्य, जैसे कि कोई भी एक पूर्ण यानी कि विवरण यानी पूर्ण वाक्य देखिए जैसे होता है, भारत विविधताओं का देश है जहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ निवास करती हैं। अब ये पूर्ण वाक्य है जो आपका, इसको हम संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं। देखिए संक्षिप्त में हम किसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा थोड़े से ही वाक्य में पूरे वाक्य का सेंटेंस आ जाए, मीनिंग आ जाए। तो भारत एक विविध पूर्वक देश है, यानी कि अगर हम भारत एक विविध पूर्वक देश है इतना लिख देते हैं तो ये सभी आपके इसी में आ जाएंगे। तो इसका उदाहरण ये हो गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, यानी ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जो आपका है, पल्लवन का अर्थ है किसी विचार, विषय या कथन को विस्तार देना, उसकी विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करना और उसके अर्थ को गहराई में प्रस्तुत करना। यानी पल्लवन यानी विस्तृत पूर्वक किसी भी चीज़ को विस्तार से समझाना, लिखना, स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना, यही अर्थ होता है पल्लवन का। इसकी परिभाषा ये है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, पल्लवन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मूल विचार या वाक्य को विस्तार से समझाया या लिखा जाता है। यह संक्षेपण का उल्टा होता है। जहाँ संक्षेपण में बात को छोटा किया जाता है, वही पल्लवन में बात को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या होता है। मूल वाक्य जल ही जीवन है और पल्लवन में, यानी पल्लवन यानी इसका अगर हम विस्तार करेंगे, जल ही जीवन का विस्तार करेंगे, जो हमारा जल ही जीवन है वो क्या है आपका संक्षेपण है। और अगर हम पल्लवन में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जल हमारे जीवन का मूल आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम पीने, खाना पकाने, खेती, बिजली बनाने और उद्योगों में जल का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि यह सीमित साधन है। तो पल्लवन में आपको विस्तार करके लिखना होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ये ट्रेंड में है ई पाठशाला। ये क्या होता है, यहाँ पर आपकी सभी NCERT की बुक्स जो होती है वो यहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ई पाठशाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विकसित किया, जहां पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, इंटरैक्टिव सामग्री और शैक्षणिक संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये क्या है गाइस, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स और शिक्षक के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं और वीडियो भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो देखिए
अधिसूचना क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा अधिसूचना क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अधिसूचना की परिभाषा। अधिसूचना एक आधिकारिक सूचना या आदेश होता है जिसे सरकार या कोई अधिकृत संस्था जनहित में सार्वजनिक रूप से जारी कराती है। इसका उद्देश्य जनता या संबंधित विभाग को किसी नए नियम, कानून, निर्णय या नीति की जानकारी देना होता है। तो गाइस ये हो गया। आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको सभी चीज़ें बता रही हूँ। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सरल शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, यही है टॉपिक, अगला नहीं है गाइस। तो सरल शब्दों में इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। अधिसूचना वह लिखित सूचना है जिसे सरकारी विभाग, अखबार, राजपत्र या वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं ताकि ये लोग जान सके कि कोई नया नियम, कानून या बदलाव लागू हो गया है। तो ये हम दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं। अगला टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, पॉडकास्ट से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ट्रेंड में है पॉडकास्ट, आप सभी ये लोग देखते होंगे काफ़ी पॉडकास्ट। तो परिभाषा देखिए क्या है। पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो कार्यक्रम होता है जिसे इंटरनेट पर प्रसारित किया जाता है और लोग इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं या डाउनलोड करने के बाद भी सुन सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, इसका पॉडकास्ट का परिभाषा हो गया। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉडकास्ट एक तरह का ऑनलाइन रेडियो शो होता है जिसमें किसी विषय पर बातचीत की जाती है या जानकारी दी जाती है या तो कहानियाँ बताई जाती है, इंटरव्यू प्रस्तुत किया जाता है या मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कभी भी कहीं भी सुना जा सकता है। यही हमारा क्या होता है, पॉडकास्ट होता है। सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, देखिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। सरकारी पत्र यानी कि सरकारी पत्र वह पत्र होता है जिसे सरकारी विभागों, कार्यालयों या अधिकारियों द्वारा आपसी संपर्क, सूचना देने, आदेश जारी करने या अनुमति लेने के लिए औपचारिक रूप से लिखा जाता है। यही क्या होता है, हमारा सरकारी पत्र होता है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि सरकारी पत्र एक औपचारिक पत्र होता है जो किसी सरकारी कार्य के लिए लिखा जाता है, जैसे कि किसी अधिकारी को सूचना देना होता है या निर्देश देना होता है या रिपोर्ट भेजना होता है या कोई आदेश प्राप्त करना होता है। अगला क्या है हमारा, आवेदन पत्र किसे कहते हैं। आवेदन यानी जब हम किसी से आवेदन करते हैं तो उसे ही क्या करते हैं, आवेदन पत्र वह औपचारिक पत्र होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी या संस्था को किसी कार्य की अनुमति या सहायता, जानकारी या सेवा प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। वही क्या होता है, हमारा आवेदन पत्र होता है। इसको सरल शब्दों में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है गाइस, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रही हूँ, आप सभी लिख लीजिए। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा कहता है वो क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए जो हमारा सरकारी कार्यालयीय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है। यानी कि ये प्रश्न मैंने नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रश्न आप सभी मैं बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कार्यालयीय हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा क्या हो गया, विषय जो हो गया परिभाषा। पहला टॉपिक हो गया हमारा कि परिभाषा कार्यालय हिंदी का परिभाषा क्या होता है, कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले औपचारिक और प्रशासनिक हिंदी को ही क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी। और सामान्य हिंदी किसे कहते हैं, आम जीवन में बोली जाने वाली और लिखे जाने वाली हिंदी को हम सामान्य हिंदी कहते हैं। अगला देखिए टॉपिक है आपका कि प्रयोग क्षेत्र में कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी किस प्रकार भिन्न है। तो प्रयोग क्षेत्र में सरकारी विभाग, दफ्तर, पत्र व्यवहार, सरकारी दस्तावेज होते हैं।
दैनिक बातचीत, पत्र लेखन, समाचार, साहित्य आदि होता है। भाषा शैली में कैसे ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, तो देखिए औपचारिक, तकनीकी और नियमबद्ध तरीके से कार्यालय हिंदी काम करता है और औपचारिक, सरल और भावनात्मक विधि द्वारा सामान्य हिंदी कार्य करता है। उद्देश्य क्या है इन दोनों का, तो सूचनाओं का स्पष्ट, संक्षिप्त और आधिकारिक आदान प्रदान ये होता है कार्यालयीय हिंदी में, और ये होता है भावों की अभिव्यक्ति और सामान्य संवाद होता है सामान्य हिंदी में। तो ये टॉपिक क्लियर होता है नहीं? अभी 2 हेडिंग और है आप सभी का। उदाहरण आप कैसे लिख सकते हैं, आपका प्रकरण विचाराधीन है, आपकी बात पर सोच रहा हूँ, ये आपका हो गया कार्यालयीय हिंदी, ये आपका सामान्य हिंदी। रूप क्या होता है, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन, प्रतिवेदन आदि, कविता, कहानी, वार्तालाप, निबंध आदि। इसका ये सब उदाहरण या रूप आप सब कह सकते हैं। अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। संक्षिप्त रूप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। अगला क्या है हमारा, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विज्ञापन की परिभाषा क्या हो जाएगी, विज्ञापन वह तरीका है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा, विचार, योजना या कार्यक्रम की ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे प्रभावशाली रूप से प्रचारित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विज्ञापन। यानी जो आप सभी टीवी या मोबाइल में प्रचार आता है, एड्स आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। तो सरल शब्दों में आप सब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। विज्ञापन के उद्देश्य क्या है आपके, पहला है आपका वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देता है, लोगों को आकर्षित करता है, बिक्री बढ़ाता है और सामाजिक जागरूकता फैलाता है। यानी कि समाज में ये जागरूकता फैलाता है ट्रेंडिंग चीज़ों की। विज्ञापन के प्रकार, यानी कि विज्ञापन के कितने प्रकार होती हैं। देखिए वाणिज्य विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन। वाणिज्य विज्ञापन जो होता है वस्तु या सेवा बेचना, साबुन, मोबाइल, जैसे साबुन, मोबाइल, ये सभी के जो प्रचार आते हैं वो सब होते हैं वाणिज्य विज्ञापन। और सामाजिक विज्ञापन जो होता है जो समाज में जागरूकता फैलाता है, जैसे कि कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी टॉपिक पर जो होता है वो जागरूकता फैलाता है। सरकारी विज्ञापन क्या हो गया, जैसे कि सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, जैसे कि जन धन योजना, किसान योजना, ये सब आपके हो गए सरकारी विज्ञापन। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण हैं आप सभी के लिए। तो उदाहरण क्या है, वाणिज्य विज्ञापन में सिर्फ 5 रुपए में लाए चमकता चेहरा, लक्स साबुन का ये जो विज्ञापन है, यदि आप सभी इस सभी का प्रयोग करके एग्ज़ाम में लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, तो काफ़ी अच्छे नंबर आप सभी को मिलेंगे। तो आप सभी इन सभी का ध्यान दीजिएगा कि आपको जैसे 2 नंबर में पूछ रहा है तो 1 लाइन में आप उसका संक्षिप्त में परिभाषा लिखिए और एक संक्षिप्त में उदाहरण दे दीजिए, जिससे एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा नंबर आप सभी को दे। तो अगले देखिए उदाहरण ये, जैसे वाणिज्य विज्ञापन का उदाहरण ये है, सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण ये है और सरकारी विज्ञापन का उदाहरण ये है। सरकारी विज्ञापन का उदाहरण ये है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सभी को याद कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, यानी जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उससे हम क्या समझते हैं, ये सभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए हम क्या समझते हैं अर्ध सरकारी पत्र से। तो अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप में लेकिन अपने पद पर अधिकार का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, ताकि ये सामने वाले को औपचारिक रूप से कोई सूचना या सुझाव दिया जा सके। ये होता है हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप सभी। देखिए सरल शब्दों में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सरल शब्दों में अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो न तो पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है और न ही पूरी तरह
तरह से सरकारी होता है। यानी कि उसको सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो पूरी तरीके से न तो व्यक्तिगत पत्र होता है और न ही सरकारी पत्र होता है। यह पत्र सरकारी विषयों से संबंधित होता है लेकिन सामान्य भाषा और व्यक्तिगत संबोधन में लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया अर्ध सरकारी पत्र। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या लिखना है आपको? एक जिला अधिकारी द्वारा किसी प्रधानाचार्य को स्कूल भवन की मरम्मत के लिए पत्र। दूसरा लिख सकते हैं उदाहरण, कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को सहयोग हेतु अर्ध सरकारी पत्र भेजता है। तो ये दो उदाहरण काफ़ी हैं आप सभी के लिए, आप सब ये सब लिख सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछेगा कि प्रेस विज्ञप्ति का क्या अर्थ है। तो देखते हैं इसका परिभाषा। प्रेस विज्ञप्ति एक औपचारिक लिखित सूचना होती है जिसे किसी सरकारी विभाग, संस्था, संगठन या व्यक्ति द्वारा या मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो आदि को जारी किया जाता है ताकि ये कोई महत्वपूर्ण सूचना या घोषणा जनता तक पहुंच सके। यही क्या होता है? आपका प्रेस विज्ञप्ति होता है। तो इसके सरल शब्दों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा इसको। अगले टॉपिक इसको देखिए। उदाहरण एक है हमारा। उदाहरण है कि जैसे कि यहाँ पर कोई, जैसे कि आप सभी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, सेम उसी तरीके से ये लिखा जाता है। इसका लिखने का पैटर्न यही होता है सेम। तो आप सभी ये इसको उदाहरण को लिख लीजिएगा या तो मत लिखिए। अगर आपसे पूछता है तो लिखिएगा, नहीं पूछता है तो कोई ज़रूरत नहीं है उदाहरण की। ओके, देखिए अगला टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रारूपण से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रारूपण से आप क्या समझते हैं? तो प्रारूपण का अर्थ होता है किसी विषय, दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट या प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप या खाका तैयार करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार, सूचना को एक निश्चित रूप और भाषा में लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि ये उसे आगे उपयोग में लाया जा सके। यही क्या होता है? आपका प्रारूपण होता है। यानी कि किसी भी ये पत्र लेखन का प्रारूप तैयार करना ही क्या होता है? प्रारूपण होता है। तो उसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे कि सरकारी कार्यालयों में पत्रों का प्रारूप तैयार करना, विज्ञापन का प्रारूप बनाना, आवेदन पत्र का प्रारूप बनाना, रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप बनाना। टिप्पणी किसे कहते हैं? अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि टिप्पणी किसे कहते हैं। टिप्पणी देखिए किसे कहते हैं। टिप्पणी का अर्थ होता है किसी विषय, दस्तावेज, प्रस्ताव या पत्र पर स्वीकृति, अस्वीकृत, सुझाव, स्पष्टीकरण या विचार प्रकट करने के लिए लिखा गया संक्षिप्त टिप्पणी या विवरण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। यह आमतौर पर दफ्तरों, शैक्षणिक कार्यों या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जाता है जहां अधिकारी या कर्मचारी किसी फाइल या पत्र के संदर्भ में अपनी राय या आदेश देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, यह प्रस्ताव उचित है, स्वीकृति प्रदान की जाए, विषय पर और जानकारी प्राप्त की जाए, फिर निर्णय लिया जाए, प्रस्तावना में संबोधित आवश्यक है, कृपया पुनः प्रस्तुत करें। ये सभी आपके उदाहरण हैं, लिख सकते हैं आप लोग। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा कि टिप्पणी और देखिए टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी ज़रूर तैयार करके जाइएगा इसको। देखिए तो क्या समझते हैं, टिप्पण और टिप्पणी ये दोनों शब्द प्रायः एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन इनके प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। नीचे तालिका द्वारा इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। यानी कि नीचे देखते हैं हम लोग।
देखिए अर्थ क्या होता है दोनों का। टिप्पणी का अर्थ होता है किसी दस्तावेज, फाइल या विषय पर विचार, सुझाव या स्पष्टीकरण के रूप में लिखा गया औपचारिक नोट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। और टिप्पण किसे कहते हैं, किसी दस्तावेज या फाइल पर नीचे की ओर लिखा गया संक्षिप्त आवेदन, निर्देश, निर्णय होता है। यानी यहाँ जो लिखा जाता है पूरे पेज पे नीचे की ओर जो लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। और स्वरूप में क्या क्या अंतर है। सामान्यतः विस्तृत या स्पष्टीकरणात्मक होती है, समानतः संक्षिप्त और व्यावसायिक होती है। यानी कि जो टिप्पण होता है वो संक्षिप्त में होता है और टिप्पणी विस्तृत रूप में होती है। उद्देश्य क्या है दोनों के, विषय की गहराई में जाकर राय या विश्लेषण देना और शीघ्र निर्णय या अगली कार्रवाई के लिए संकेत देना। उदाहरण क्या है दोनों के, देखिए प्रस्ताव सही है, स्वीकृति दी जा सकती है, सहमत, अनुमोदित, जांच कर रिपोर्ट दे। प्रयोग क्षेत्र में क्या दोनों के अलग अलग हैं। अक्सर शिक्षण, प्रशासनिक और कार्यालयों में, मुख्यतः कार्यालयीय फाइलों और आधिकारिक आदेशों में। ये आपका अंतर है। देखिए टिप्पणी विचार या सुझाव देने के लिए विस्तृत रूप में होती है और टिप्पण छोटा और संक्षिप्त निर्देश या संज्ञान देने के लिए होता है। तो देखिए अगला टॉपिक है जो हमारा कंप्यूटर से क्या आशय है, यानी कि कंप्यूटर से क्या आशय है। तो देखते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा स्वचालित रूप से संसाधित, संग्रहित, प्रस्तुत करता है। यह गणना, जानकारी का विश्लेषण तथा डेटा प्रबंधन जैसे कार्य तेजी और सटीकता से करता है। यही होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्या आशय है, तो हम लिख सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि ये दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर का अर्थ देखिए क्या होता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल गणनाओं के लिए होता था, लेकिन आज यह सूचना प्रौद्योगिकी का आधार बन गया है। देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। गति, शुद्धता, स्वचालन, स्मरण शक्ति है। यानी कि जो गति होता है, यानी कि स्पीड जो होता है, ये शीघ्रता से स्पीड, यानी ये कैलकुलेशन को बहुत ही स्पीड से करता है, शीघ्रता से करता है, शुद्धता से करता है, यानी कि एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है, त्रुटि यह कम करता है। स्वचालन यानी कि एक बार प्रोग्राम करने पर स्वचालित रूप से कार्य करता है। आगे क्या है, आगे देखिए आपका है स्मरण शक्ति, यानी कि इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है, यानी कि स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है। देखिए मल्टीटास्किंग होता है, ये एक साथ कई कार्यों को कर सकता है। यानी कि जैसे कि हम अब तो नए जो रियलमी की फ़ोन है उसमें जो आ गया है मल्टीपल्स यूजर्स, ऐसे जो डबल एप्स आ गए हैं, उसको हम एक साथ दो वीडियो चला सकते हैं। इन सभी को ये कंप्यूटर के द्वारा ही मोबाइल में ही होता है, तो ये कंप्यूटर भी कर सकता है। तो कंप्यूटर का अगले टॉपिक पे चलते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यानी कि इनपुट क्या होता है, जो हम उसको देते हैं, जो हम उसको कमांड देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कमांड हम किस चीज़ से देते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस से हम कमांड देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। और कमांड देने के बाद जो प्रोसेसिंग करके हमें प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोसेसिंग जो क्रिया करता है वो कमांड देने के बाद जो हमें उत्तर देता है, वो जो उसके बीच में जो टाइम लगता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, यानी कि हम कंप्यूटर में कोई कमांड दिए प्रोसेसिंग करके जो हमें आउटपुट देता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, जो हमें उत्तर देता है। और फोर्थ है आपका मेमोरी या स्टोर, यानी रैम, हार्ड डिस्क आदि, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। देखिए कंप्यूटर, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। अगला कंप्यूटर से ही संबंधित प्रश्न है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो भारत में बनाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ कंप्यूटर है। क्या है, सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर बना था। नेम क्या है, सिद्धार्थ कंप्यूटर। निर्णय वर्ष क्या है, निर्माण वर्ष क्या है, या इसका निर्माण 1987 ईस्वी में हुआ था। निर्माता संस्था कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये हैदराबाद में है। अगला क्या है, उद्देश्य क्या था इसका, बैंकिंग कार्यों व स्वचालित करने के लिए बनाया गया था। उपयोगकर्ता, सबसे पहले इसका उपयोग भारतीय स्टेट बैंक ने किया था, यानी कि सिद्धार्थ कंप्यूटर का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। अगला टॉपिक है आपका इंटरनेट किसे कहते हैं। तो इंटरनेट किसे कहते हैं, तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों करोड़ों कंप्यूटरों और अन्य डिजिटल उपकरणों को आपस में जोड़ता है, जिससे वे एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि हम इंटरनेट के द्वारा काफ़ी सारे कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर और मोबाइल्स में। तो इंटरनेट आपकी ये हो गई, इसका परिभाषा है। देखिए इंटरनेट की परिभाषा है, देखिए इंटरनेट एक अंतर्जाल है जो विभिन्न देशों, संस्थानों और व्यक्तियों के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है और उन्हें सूचना साझा करने की सक्षम बनाता है। अगला टॉपिक है आपका ईमेल क्या है। ईमेल एक पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यह एक ऐसी डिजिटल सेवा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के द्वारा संदेश, दस्तावेज, फोटो, वीडियो आदि को एक कंप्यूटर या मोबाइल से दूसरे व्यक्ति तक तुरंत भेजा जा सकता है, बिना क्वालिटी के कम हुए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल की परिभाषा देखिए, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट के जरिए लिखित संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यह पारंपरिक डाक प्रणाली का तेज आसन और डिजिटल रूप है। अगला क्या है आपका, वेब पेज किसे कहते हैं, यानी कि वेब पेज किसे कहते हैं। तो वेब पेज एक डिजिटल पृष्ठ पेज होता है जिसे हम इंटरनेट ब्राउज़र कौन कौन सा होता है, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि के माध्यम से देख सकते हैं। यह किसी वेबसाइट का एक हिस्सा होता है और इसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, लिंक आदि हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। वेब पेज की परिभाषा देखिए, वेब पेज वह दस्तावेज होता है जो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बना होता है और इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। जब हम किसी वेबसाइट का पता डालते हैं तो ब्राउज़र उस वेब पेज को प्रदर्शित करता है। यही होता है वेब पेज की परिभाषा। उदाहरण जैसे देखिए, जब आप www.com google.com खोलते हैं तो जो स्क्रीन दिखता है वह एक वेब पेज होता है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए विकिपीडिया का कोई लेख, ये भी आपका वेब पेज होता है। ये सब आपके उदाहरण हो गए। अगला क्या है, हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइट बताइए। तो हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइट क्या है, देखिए हिंदी भाषा में ज्ञान, प्रचार, साहित्य और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने वाली कई प्रमुख वेबसाइट हैं। उनमें से 4 महत्वपूर्ण नीचे दी गई हैं। तो पहली वेबसाइट क्या है, देखिए www.bbc.com है इस हिंदी।
एक ये वेबसाइट है आपकी, सेकंड वेबसाइट है आपकी ये वेबसाइट है। इन सभी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है आप सभी का। थर्ड वेबसाइट है यहाँ पर देखिए, फोर्थ वेबसाइट। ये चारों वेबसाइट के नाम आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बारी बारी से। ये चारों आपके वेबसाइट हैं, वो भी हिंदी के, जो हिंदी की सामग्री आपको प्रोवाइड करते हैं ये सभी वेबसाइट। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि पोस्टर किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। तो पोस्टर किसे कहते हैं? तो पोस्टर एक सूचनात्मक, प्रचारात्मक या सजावटी छवि या लेखन होता है जो किसी विषय, घटना, उत्पाद या सामाजिक संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया या प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है, उन्हें किसी विषय की जानकारी देना होता है। ये आपका क्या हो गया? पोस्टर, इसे ही कहते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप सभी को जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल हो, आप सब वो करते चलिए। तो पोस्टर की परिभाषा यहाँ पर वही सेम है, उसको भी लिख सकते हैं आप सभी, इसको भी लिख सकते हैं। आप सभी को जो सरल लगे वो लिखिएगा, लेकिन ज़रूर लिखिएगा। तो पोस्टर एक दिशात्मक माध्यम है जो कम शब्दों और चित्रों के माध्यम से किसी सूचना, विचार, जागरूकता या विज्ञापन को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। देखिए, पोस्टर जो होती है इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो क्रम संख्या पहला, तो ये विशेषता पहला क्या है कि संदेश प्रदान करता है ये, इसमें कोई खास सूचना या संदेश होता है। दूसरा क्या है? आकर्षण होता है, इसमें रंग, चित्र, बड़े अक्षर का प्रयोग होता है ताकि ये लोगों का ध्यान केंद्रित कर सके। थर्ड क्या है आपका? संक्षिप्त भाषा, इसमें छोटे शब्दों में आपको विस्तृत जानकारी देता है, यानी कि इसमें छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जन जागरूकता हेतु उपयोगी या सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता आदि पर जागरूकता फैलाना माध्यम होता है। देखिए, पोस्टर की प्रमुख विशेषताएं ये 2 बार इसकी PDF 2 बार लगा दी है किसी ने। तो चलिए यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए पोस्टर की उदाहरण क्या है। जैसे उदाहरण में पोस्टर कैसे कैसे बनाया जाता है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक पोस्टर बना लीजिए, प्लास्टिक का उपयोग न करें इस पर टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए इस पर पोस्टर। किसी भी चीज़ पर पोस्टर आप बना सकते हैं। ओके, आप सभी को कॉलेजेस में भी ये पोस्टर बनाने के लिए कहा जाता होगा। तो देखिए अगला टॉपिक, जो अगला प्रश्न है आपका, ई लर्निंग क्या होता है? ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करना। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा दी जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? ई लर्निंग। ई लर्निंग यानी जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की मदद से घर बैठे या किसी भी स्थान पर डिजिटल रूप से अध्ययन करता है, उसे ही ई लर्निंग कहते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अनुसंधान के प्रकार बताइए। तो ये देखिए अनुसंधान क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान होते हैं नए ज्ञान की खोज करना और सिद्धांतों को विकसित करना। व्यवहारिक और दूसरा क्या है? अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान करना। गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है? गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करना और गहराई से समझना। मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है? संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करना और आंकड़ों को समझना, यानी मात्रा यानी आंकड़ा। मिश्रित अनुसंधान क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक यानी दोनों का मिश्रण करके जो अनुसंधान के तरीकों का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अनुसंधान कहते हैं, यानी कि ये मिश्रण अनुसंधान। तो अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला उद्देश्य होता है ज्ञान का विस्तार, दूसरा होता है समस्याओं का समाधान, तीसरा होता है नीति निर्माण में। ये सभी अनुसंधान के जो होते हैं वो क्या होते हैं?
उद्देश्य होते हैं। तो शोध क्या है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शोध क्या है? शोध का अर्थ किसी विषय, समस्या या तथ्य की गहराई से जांच पड़ताल करना ताकि ये नई जानकारी प्राप्त हो सके या किसी पुराने ज्ञान को और प्रामाणिक बनाया जा सके। यह एक सुव्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्य की खोज की जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। शोध की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विचार, विषय या तथ्य की जांच की जा सके और नए निष्कर्ष निकाले जा सके। उसे ही क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। शोध के प्रकार देखिए कितने होते हैं। मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, मिश्रित शोध। ये 4-5 प्रकार हैं इसके। देखिए मौलिक शोध क्या होता है? नए ज्ञान की खोज और सिद्धांतों की विकसित करना। इसका उद्देश्य ज्ञान के आधार को विकसित करना होता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है। तो ये आपके हो गए हैं मौलिक शोध। और अनुप्रयुक्त शोध क्या होता है? व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए शोध करना जिसका उद्देश्य विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकालना होता है, यानी कि जो इसका अनुप्रयुक्त शोध होता है। गुणात्मक शोध जो होता है, गुणात्मक डेटा या विश्लेषण करना और गहराई से समझना, जिसमें आमतौर पर साक्षात्मक, समूह चर्चा, अवलोकन जैसी विधियां शामिल होती हैं। मात्रात्मक शोध क्या होता है? संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करना और आंकड़ों को समझना। इसमें आमतौर पर सर्वेक्षण, प्रयोग और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसी विधियां शामिल होती हैं। अगला क्या है आपका? मिश्रित शोध। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के तरीके का संयोजन करना। इसमें ये दोनों प्रकार के डेटा उपयोग करके एक व्यापक समझ प्राप्त की जाती है। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित शोध। देखिए अगला है टॉपिक आपका, परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र एक प्रकार का सरकारी या आधिकारिक पत्र होता है जो किसी विशेष सूचना, नियम, आदेश या दिशा निर्देश को एक साथ कई व्यक्तियों, विभागों या संस्थानों को भेजने के लिए तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित लोगों तक एक जैसी सूचना पहुंचाना होता है। यानी परिपत्र वो पत्र होता है जो एक सरकारी या अधिकारिक पत्र होता है जिसमें किसी भी सूचना या नियम को सभी लोगों तक पहुंचाना होता है और एक जैसी सूचना और नियम को, यही होता है परिपत्र। परिपत्र की परिभाषा देखिए, परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे किसी संस्था या विभाग द्वारा एक जैसी सूचना देने के लिए एक साथ अनेकों व्यक्ति या कार्यालयों को भेजा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? हम परिपत्र कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये सभी आपके जो जितने भी हमने टॉपिक बताए हुए हैं वो सभी आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी आज ही इस वीडियो को कंप्लीट देख के, समझ के, नोट्स बना के और याद करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और 18 को आप सभी का एग्ज़ाम है, जैसा कि जानते हैं आप सभी अच्छे से। तो आप सभी आज से ही मेहनत करेंगे तो 3 दिन काफ़ी है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आप सभी कुछ मत करिए, बस इतने टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, बाकी सब आप जाके एग्ज़ाम में बस छाप आइएगा। तो इतने टॉपिक को आप कवर करने के बाद उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना टॉपिक कवर कर लेना है आपको। यदि आप कमेंट करेंगे, बोलेंगे तो एक वीडियो इस पर और मैं डाल दूँगी या अपलोड कर दूँगी, एक वीडियो इस पे और इस टॉपिक पे। तो आप सभी एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और काफ़ी गर्मी है तो बाहर ज़्यादा ना निकलिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच।